My dear children, please pay attention. I am going to teach you about tense. It is most important for your life. Tense word has been taken from the Tempus word of Greek language, which means time. It has been divided into three parts. That is called present tense, past tense, and future tense. In Hindi, you can also say tense. Tense means काल. काल means समय. समय को हम तीन भागों में बांटते हैं. फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल. एंड सेकेंड, पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल. थर्ड, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल. प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि काम जो है मौजूद समय में हो रहा है. जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, हम लोग खाना खाते हैं, वे लोग गीत गाते हैं. इसका मेन जो सिम्टम है, पहचान है, वो है कि हिंदी वाक्यों के अंत में है, हो, हूं इत्यादि आते हैं. सेकेंड, पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, अर्थात बीता हुआ काल, बीता हुआ समय. इसके वाक्यों के अंत में था, थे, थी, या, ए, ई इत्यादि आते हैं. जैसे हम लोग खाना खाते थे, वे लोग स्कूल जाते थे, वे लोग गए, हम लोग दौड़ रहे थे. यानी जहां था, थे, थी, या, ए, ई आए तो समझना चाहिए वह पास्ट टेंस है, अर्थात वह समय क्या हुआ है, बीत गया है. फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कि जहां पर समय कोई काम जो है आने वाले समय में, नेक्स्ट टाइम में होने वाला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस. जैसे कि हम लोग कल किताब पढ़ेंगे, कल मंगलवार होगा, वह व्यक्ति कल जो है गांव का प्रधान चुना जाएगा इत्यादि. यानी जहां पर यह बताया जाए कि काम जो है आने वाले समय में पूरा होगा, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं. सीरियल नंबर से हम ये देखते हैं, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को चार भागों में डिवाइड किया गया है. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. दैट इज indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. If you add with present tense, it will be completed by making present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. ठीक उसी तरह से जो है ये उसको हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान लगातार काल, वर्तमान पूर्ण काल और वर्तमान पूर्ण लगातार काल. वैसे पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस को भी जो है चार भागों में डिवाइड किया गया है. पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। भूत अनिश्चित काल, भूत लगातार काल, भूत पूर्ण काल, भूत पूर्ण लगातार काल। और फ्यूचर टेंस को भी ऐसे ही जो है 4 भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी भविष्य अनिश्चित काल, भविष्य लगातार काल, भविष्य पूर्ण काल और भविष्य पूर्ण लगातार काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स वर्तमान अनिश्चित काल। अनिश्चित, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मीन्स दैट इज नॉट डेफिनिट, अर्थात जो चीज जो है डेफिनिट ना हो, निश्चित ना हो, वह इंडेफिनिट कहलाता है। इसमें जो है काम का निश्चित समय में होना नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स होता है वर्तमान लगातार काल, यानी जहां पर काम का लगातार होना पाया जाए उसको जो हम वर्तमान लगातार काल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल का मतलब होता है जिसमें काम का पूरा होना पाया जाता है। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स वर्तमान पूर्ण लगातार काल, यानी इसमें काम जो है कुछ पूरा हो गया रहता है और जो बाकी रहता है वो चलता भी रहता है। दोनों चीज एक साथ जो है होता है, जिसको हम जो है वर्तमान पूर्ण लगातार काल कहते हैं। इस तरह से प्रेजेंट टेंस के यह 4 भाग होते हैं। ये हो गए प्रेजेंट टेंस के काइंड्स, प्रकार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रिकॉग्निशन, इसकी जो रिकॉग्निशन है, पहचान है, वो क्या है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, मोहन गीत गाता है, श्याम स्कूल जाता है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैं किताब पढ़ता हूं। तो जब वर्ब के लास्ट में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, तो वहां पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसकी रिकॉग्निशन, पहचान को आप लोग लिख लीजिए। अब आपको ध्यान देने का जरूरत यह है कि ता है, ती है, ते है जब वर्ब के लास्ट में आएगा तभी जो है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। नाउन के अंत में अगर ता है, ती है आता है, ता, ते, ती आता है, तो जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कहा जाता है गुप्ता है, जूता है, फीता है, सीता है। तो इस तरह से ये सभी जो है, ऐसे कुत्ते हैं, जूते हैं, तो उसमें भी ता है, ती है आ रहा है, तो क्या उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जूता, फीता, रीता ये सब किसी के नाम हैं और वो नाउन है। लेकिन क्या बताया गया है कि जब वर्ब यानी मेन वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है होगा, तभी जाकर के जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसकी पहचान को आप जान लिए। अब देखिए, अब इस टेंस का जो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, AFFIR, अफर्मेटिव, MATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य। जहां कार्य को जो है स्वीकार किया जाए होना, इसको दूसरे शब्दों में ऐसा वो पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव कहेंगे चाहे अफर्मेटिव कहेंगे, दोनों का एक ही मतलब है। यह जो है असर्टिव सेंटेंस का भाग है। जैसे असर्टिव को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव।
एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तो ये दोनों असर्टिव के भाग होते हैं। तब अफर्मेटिव के तहत जो है इसको ट्रांसलेशन बनाने का रूल क्या है मैं उसको बता रहा हूं। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता। कर्ता मीन्स डोवर, ए पर्सन हु डज दी वर्क। वह व्यक्ति जो कार्य को करता है, काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। दूसरा चीज होता है, यहां लिखा है एम बी फर्स्ट, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप। इसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया का पहला रूप। प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। जब हम लोग हिंदी लिखते हैं तो हिंदी में क्या होता है, पहले जो है कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, तब क्रिया आता है। लेकिन इंग्लिश में इसके अपोजिट होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर जो है मेन वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है। हिंदी और इंग्लिश के जो राइटिंग है, जो लिखावट है, उन दोनों में ये अंतर होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी जो व्यक्ति काम को कर रहा है उसका नाम लिखेंगे। जैसे मोहन खाना खाता है, तो खाना खाने काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। इसीलिए जो है सबसे पहले हम मोहन का नाम लिखेंगे। फिर खाता है, खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। जैसे खाता है तो खाता है का अंग्रेजी लिखेंगे, यानी मोहन का, फिर खाता है और तब जाके किस चीज को खाता है उसका अंग्रेजी लिखेंगे। कर्म का मतलब कि किस चीज को खाता है, क्या खाता है। तो जब क्या करके प्रश्न करेंगे तो जो जवाब मिलेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। राम खाता है, पूछा जाए क्या खाता है तो उसका आंसर होगा खाना। तो खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है। खाता है मेन वर्ब है और मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। तो पहला रूल है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के अंत में एस या ई एस जोड़ते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर हो। दूसरा रूल यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि सिंगुलर के साथ क्यों जोड़ते हैं, प्लूरल के साथ क्यों नहीं जोड़ते हैं। क्योंकि इंग्लिश में जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं सभी मेन वर्ब्स जो है प्लूरल में होते हैं। और अगर हम जो है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है तो यस या यस जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है और मेन वर्ब ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो इस नाते मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या यस जोड़ते हैं। वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे तो सिंगुलर होगा, वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे तो सिंगुलर होगा। लेकिन नाउन में अगर यस या यस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है। नाउन और वर्ब में यस या और यस
जोड़ने का, दोनों का उल्टा प्रक्रिया है। एक में जोड़ने से, सिंगुलर में जोड़ने से प्लूरल बनता है, किसमें? नाउन में। नाउन में अगर हम यस जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं, जैसे बॉय है, बॉय में यस जोड़ दिए, बॉयस, बॉय में से एक लड़का, बॉयस में से बहुत से लड़के। लेकिन वर्ब में अगर जोड़ देते हैं तो प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है। जैसे इट, इट में यस जोड़ देंगे, इट्स, इट प्लूरल है लेकिन इट्स सिंगुलर है। गो है, गो में क्या जोड़ोगे? ईएस, गो प्लूरल है, सिंगुलर बनाने के लिए उसमें ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को जान लीजिए। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, इस बात को याद रखना। नोट यहां लिख लो, जहां पर एस आए, डबल एस आए, सी एच आए, एक्स आए, ओ आए, तो वहां पर ईएस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। बाकी जगह एस जोड़ते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। पे अटेंशन, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। एग्जाम्पल, बच्चे हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को शॉर्ट में आप सब लिख सकते हैं। खेलते हैं ये हो गया हमारा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया से कहते हैं। और किस चीज को खेलते हैं? क्रिकेट को। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। पर हमारा रूल क्या है कि नंबर 1 पे हमको क्या करना है? नंबर 1 पे सब्जेक्ट, नंबर 2 पे मेन वर्ब और नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो सबसे पहले हमको जो है बच्चे का अंग्रेजी लिखेंगे। बच्चे का इंग्लिश क्या होगा? चिल्ड्रेन। चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन खेलते हैं। अब आपको यह याद रखने की जरूरत है कि बच्चे प्लूरल है, तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो इंग्लिश में जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं सभी प्लूरल में होते हैं। तो यहाँ खेलते हैं, खेलने का इंग्लिश होता है प्ले। प्ले जो है अपने आप में प्लूरल है, तो उसमें हमको कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए चिल्ड्रेन के साथ आप सीधा प्ले जोड़ देंगे, चिल्ड्रेन प्ले। बच्चे खेलते हैं। आपसे प्रश्न किया जाए क्या खेलते हैं, तो उसका आंसर होगा क्रिकेट। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है जो लास्ट में लिखा जाएगा, तो चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। क्रिकेट देखो एक गेम भी है और क्रिकेट एक इंसेक्ट का नेम भी है। क्रिकेट माने झिंगुर, तो झिंगुर क्या है? इंसेक्ट हो गया, कीड़ा हो गया। और यहाँ क्रिकेट एक गेम का नाम हो गया, खेल का नाम हो गया। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन बन चुका है कि चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट, वह गीत गाता है। फर्स्ट है, सेकंड, वह गीत गाता है। वह गीत गाता है। तो आपको जानने की जरूरत होगी सबसे पहले कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को खोजने के लिए ये देखेंगे कि गीत गाने का काम कौन कर रहा है। तो गीत गाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर
वह जो है गीत गाने का काम कर रहा है, इसलिए वह का इंग्लिश यहां पर लिखेंगे हम ही। वह गीत गाता है, इससे पता चलता है कि कोई पुरुष है, इसलिए ही लगाएंगे। अगर कोई फीमेल होती, महिला होती, तो यहां सी लगाते। अगर इस तरह से रहता कि वह गीत गाती है, तब महिला हो जाती, तो यहां सी लगाते। लेकिन गाता है, इससे पता चलता है ये क्या है, मेल है, पुरुष है, इसलिए यहां पर ही लगाएंगे। तो ही क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो इसीलिए अब देखो गाता है, सब्जेक्ट हो गया। अब हम कहा जाएंगे, मेन वर्ब में। मेन वर्ब कौन है, गाता है। गाने का अंग्रेजी क्या होता है, सिंग। तो ऑलरेडी सिंग क्या है, प्लूरल है। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि इंग्लिश में जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं सभी प्लूरल में होते हैं, और उनको अगर सिंगुलर बनाना होता है तो क्या करते हैं, यस या ईएस जोड़ते हैं, यस या ईएस जोड़ते हैं। तो ही सिंगुलर है, आई प्लूरल है। अब क्या है, ये दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं हो रहा है, तो बैलेंस इक्वल करने के लिए यह सिंगुलर है, तो इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें एस जोड़ देंगे। ही सिंग्स, वह गाता है। प्रश्न किया जाए क्या गाता है, तो आंसर होगा गीत। सिंग्स ए सॉन्ग, आर्ट के लिए लगा देंगे सॉन्ग। सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह गीत गाता है। तो यहां सिंगुलर है तो इसमें यस जोड़ा गया, यहां प्लूरल है चिल्ड्रेन, तो इसलिए जो मेन वर्ब प्ले है उसमें यस या यस कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। डिड यू अंडरस्टैंड? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस वन? कि मैं चाय पीता हूं, पे अटेंशन हियर, मैं चाय पीता हूं। आपको ये देखने से लग रहा है कि जो मैं है, मैं क्या है, सिंगुलर है। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। यानी देखिए चाय पीने का काम जो व्यक्ति कर रहा है वही सब्जेक्ट है, तो यहां मैं के लिए आई लगाऊंगा। लेकिन अब यहां प्रश्न ये उठता है कि ये सिंगुलर है, तो क्या इसके साथ मेन वर्ब में यस या यस जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? तो देखिए इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन, अपवाद क्या होते हैं, अपवाद। अपवाद का मतलब होता है जो चीज हमारे नियम से हटके हो, वह नियम को एक्सेप्ट ना करे, वह चीज होता है अपवाद। ठीक है, तो आई ऑलरेडी सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, एक वचन करता है, लेकिन आई के साथ हम मेन वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। क्या है, आई अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो मैं चाय पीता हूं, तो आई अब पीता हूं। ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम मनुष्य जाति, जब पानी, दूध, चाय इत्यादि पीने का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर जो है टेक का प्रयोग करते हैं पीने के लिए। टेक या सिप या हैव, टेक, सिप या हैव। यहां हम ड्रिंक का प्रयोग नहीं करते हैं। ड्रिंक का स्पेशल अर्थ होता है शराब पीना, इसी नाते यहां हम टेक लगाते हैं या हैव लगाते हैं या क्या बोलते हैं, सिप लगाते हैं। तो आई पीता हूं, टेक। अब आई के साथ इसमें टेक में यस नहीं लगेगा, ठीक है। आई टेक, मैं लेता हूं या पीता हूं क्या, चाय। आई टेक टी। लेकिन यही अगर जो है कोई सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ, जैसे अब यहीं पर आ जाता, रानी चाय पीती है। रानी चाय पीती है, तो रानी इट इज ए नेम, यह एक नाम है। रानी टेक्स, टेक में यस जोड़ेंगे यहां पर,
अब देखो यहाँ रानी के साथ जो है रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन आई के साथ ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। यस वाला। तो रानी टेक्स, रानी पीती है या लेती है क्या? चाय, टी। ओके। तो इस तरह से आप जो है इस चीज को समझ चुके हैं कि जब प्लूरल रहेगा सब्जेक्ट तो मेन वर्ब के साथ यस या यस उसमें जोड़ेंगे। प्लूरल रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे, सिंगुलर रहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है। जैसे देखिए यहां पर एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूं, 5 एग्जांपल पूरा होता है। जैसे वह घर जाती है, वह घर जाती है। यहां वह के लिए आप सी लगाओगे, क्योंकि जाती है से पता चलता है कोई फीमेल है। सी, अब जाती है, जाने की इंग्लिश क्या होता है? गो। अब देखो गो में क्या करेंगे? ईएस जोड़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को रूल में बताया है कि जिसके लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ आए वहां पर ईएस जोड़ते हैं। तो गो में ईएस जोड़ेंगे। सी गोज, वह जाती है। कहां जाती है? घर। सी गोज टू हाउस। अगर जो है हम घर का अंग्रेजी हाउस न लगाएं, होम लगा दें, तो जो है वहां टू का प्रयोग नहीं होगा। ओके।